हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम। ठीक है, कंप्लीट हम डिस्कस में डिटेल करेंगे न्यूटन के गति संबंधी नियम। अगर हम बात करें न्यूटन के गति संबंधी नियम की, तो 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन किया गया। कब किया गया था दोस्तों? 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया। ठीक है, उपर्युक्त पुस्तक में न्यूटन ने गति के नियमों की क्या है व्याख्या की थी। ये जो पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसमें क्या है न्यूटन के गति के नियमों को क्या की गई थी, गति के नियमों को इसमें समझाया गया था पूरा डिटेल से। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में, उपर्युक्त नियमों को क्या है न्यूटन के गति के नियम कहा गया है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल से एक एक के बारे में। जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या प्रथम नियम, गैलीलियो के द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों को ही न्यूटन ने गति के प्रथम नियम के रूप में पेश किया। और उन्होंने ये बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या एक समान गति में चल रही है, तो वो उस समय तक स्थिर रहेगी जब तक कि क्या है उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यदि कोई उस पर एक्सटर्नल या बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तो वो वस्तु क्या है असंतुलित रहेगी। ठीक है, असंतुलित अथवा बाह्य बल ना लगे। उपर्युक्त नियम को जो है गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उपर्युक्त जो नियम है, कौन सा नियम, ये प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में, कि जड़त्व होता क्या है आखिर में, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण स्थिर वस्तु सदा स्थिर एवं समरूप रूप से गतिमान वस्तु सदा गतिमान चाहती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है दोस्तों? दो प्रकार से होता है जड़त्व। एक होता है पहला विराम का जड़त्व। ठीक है, जो एक होता है कौन सा, विराम का जड़त्व। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह हमेशा विराम में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर क्या है कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दें। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आसान सा सिंपल सा ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, जब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तभी उसमें क्या होगा, जब कोई बाहरी बल लगेगा तब उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, गति का जड़त्व। ठीक है, पहला है विराम का जड़त्व और अब है गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह हमेशा चलती ही रहना चाहती है या चलती ही रहेगी, जब तक कि क्या है उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए या फिर बल में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलती बस से कूदना खतरनाक होता है दोस्तों, ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि हमें ये पता है कि चलती बस में सवार व्यक्ति बस के साथ गतिशील अवस्था में रहता है। ठीक है, बस चलती जाती है, वो व्यक्ति भी गतिशील अवस्था में है। बस से बाहर कूदते समय उसके पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाते हैं, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिमान बना रहता है। ठीक है, जो पैर हैं वो क्या हो गए, घर्षण के कारण उसके जो पैर हैं वो विराम में आ गए, लेकिन उसका जो शरीर है वो क्या है, जड़त्व के कारण गति रहता है। फलस्वरूप वह बस गति दिशा में गिर पड़ता है, मतलब जिस तरफ बस जाती है उसी तरफ गिरता है वो। ठीक है, पीछे की तरफ नहीं जाता है। अतः इससे बचने के लिए व्यक्ति को बस की गति की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़कर धीरे धीरे अपनी गति समाप्त करनी चाहिए। इसीलिए क्या है कि यदि क्या है किसी व्यक्ति को बचना है बस की गति की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़कर जाए और अपनी गति समाप्त करे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे बस चलती जाती है तो अपन को विपरीत दिशा में उतरना है और थोड़ा थोड़ा दौड़ के। ठीक है, ताकि हम उसकी स्पीड के थोड़ा सा इक्वल आ जाए। हालांकि इक्वल तो नहीं आ पाएंगे कुछ हद तक, और हम गिरने से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। उदाहरण, जड़त्व के उदाहरण और कौन कौन से हैं? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ठीक है, दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है
और इसी प्रकार न्यूटन के प्रथम नियम को ही जो न्यूटन है, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है दोस्तों वो क्या है, बल की परिभाषा भी यहीं से मिलती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने पुस्तक प्रिंसिपियम में इसका प्रकाशन किया था, न्यूटन के गति के नियमों को। ठीक है, और पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसी को, और साथ ही साथ इसको हम बल की परिभाषा भी इसी नियम से हमें प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है, किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, बल एवं संवेग परिवर्तन की दिशा समरेखीय होती है, कोलिनियर होती है। ठीक है, बल एवं संवेग परिवर्तन की जो दिशा होती है वो क्या होती है, संरेखीय होती है। ठीक है, चलिए हम आगे अब बात करते हैं। यदि आरोपित बल F, यदि हमने आरोपित बल F, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर ma। क्या हो जाएगा यहाँ पे, F बराबर ma। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, F बराबर ma। यदि F बराबर 0 है और A बराबर हम 0 रख देंगे, अर्थात यदि वस्तु पर बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, यदि क्या है, हम वस्तु में बल भी नहीं लगाएंगे और त्वरण भी 0 हो जाएगा तो उसमें क्या है, बिल्कुल भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अतः त्वरण के शून्य होने का अर्थ है कि वस्तु या तो विराम अवस्था में है या फिर एक नियम वेग से गतिमान है। ठीक है, अतः न्यूटन का वेग जो है विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। इस कहने का हमारा मतलब ये सिंपल सा तात्पर्य है कि जो पहला नियम है वो क्या है, प्रथम नियम का ही एक रूप है। जो दूसरा नियम है वो एक प्रथम नियम का ही रूप है। इस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। बल का जो मात्रक होता है वो मैंने आपको बता दिया है, न्यूटन होता है। इसी की जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं संवेग के बारे में। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। संवेग क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और इसकी जो विमा होती है mL/-2। क्या होती है, mL/-2। तो जो संवेग होता है इसको p वेक्टर से सूचित करते हैं। यदि वस्तु का वेग v है तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान गुणे p = mv। क्या हो जाएगा, p = mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक अब कवर कर लेते हैं। हालांकि ये हमने कंप्लीट कवर कर लिया है न्यूटन के गति विषयक नियम। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा प्रक्षेप गति। ठीक है, चलिए हम डिटेल में बात करेंगे प्रक्षेप गति के बारे में कि प्रक्षेप गति होती क्या है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ क्या होता है, परवलय होता है या फिर परवलयाकार होता है। ये हमेशा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, हमेशा परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। पिंड की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। ठीक है, इसका जो ये रास्ता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। मैं भी आपको डायग्राम के सहित समझाऊंगा। जैसे क्या है, तोप से छूटे गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंके गए गेंद की गति आदि क्या होती हैं, ये सब प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के आपकी क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें प्रक्षेप का पथ प्रोजेक्टाइल, जो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार कैसे होता है, हमने क्या किया, ये y और x एक्सिस पे ये दो लाइन खींच ली। ठीक है,
अब क्या किया हमने, यहाँ से गति कराई, यहाँ से यहाँ तक गया P तक, तो ये क्या बना है आपका, किस तरीके से है ये, परवलय के फॉर्म में बना है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। हमने इसको m दे दिया, n दे दिया, और इसके बीच की हाइट क्या है h, और ये r है, और ये जो परवलय का जो कोण बन रहा है वो कितना, थीटा, ठीक है। आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब उड्डयन काल के बारे में बात कर लेते हैं। उड्डयन काल होता क्या है, ठीक है। उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और परास, इनके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, उड्डयन काल, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई और परास, किसके बारे में बात करेंगे, इन तीनों के बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि अगली बार इसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो उड्डयन काल होता क्या है, पिंड के ऊपर, ठीक है, क्या, पिंड के ऊपर फेंकने तथा पृथ्वी पर वापस लौटने के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। पिंड के ऊपर फेंकने तथा पृथ्वी पर वापस लौटने के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल निकालने का जो सूत्र होता है, टी बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे जी क्या है आपकी, ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटी है, और यू क्या है आपका, यहाँ पे यू हो जाएगा पिंड का प्रारंभिक वेग। क्या हो जाएगा, पिंड का प्रारंभिक वेग, ठीक है। यू आपका क्या है यहाँ पे, पिंड का प्रारंभिक वेग, ठीक है। इसके बाद अधिकतम ऊंचाई, माना कि पथ के उच्चतम बिंदु M की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्या हो जाएगा, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। यदि हम साइन थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर 90 रख देंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1, ठीक है। चलिए अब हम रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम h बोलते हैं, इसको हम t बोलते हैं, और इसको हम r बोलते हैं, ठीक है। रेंज मीन्स परास, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं रेंज परास के बारे में। तो हमें ये पता है यहाँ पे कि जो परास है वो होता क्या है, तो प्रक्षेप्य बिंदु जो है, प्रक्षेप्य बिंदु O से P तक की क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं, मतलब O से P तक की दूरी। चलिए यहाँ पे डायग्राम में देखते, यहाँ से लेके O से लेके P तक की जो दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, या फिर हम इसी को परास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हम इसी को परास कहते हैं। तो यदि O से P तक की दूरी r हो, तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। r बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रेंज निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, अधिकतम ऊंचाई का ये हो गया, और उड्डयन काल का दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि हम क्या है, इस थीटा की वैल्यू 45 रख दें, ठीक है, तो अगर हम क्या रख देंगे, थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे, तो साइन 45 साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जैसी 1 हो जाएगा तो r इक्वल यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो कुल मिला के इस अवस्था में परास का मान महत्तम होता है, अर्थात पिंड सबसे दूर जाकर गिरेगा। परास जितना ज़्यादा होगा, उस अवस्था में उसका जो मान होगा वो महत्तम होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। और इसी तरीके से अधिकतम ऊंचाई कब होती है, जब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो साइन 90 इक्वल 0। तो इस अवस्था में पिंड सबसे अधिक ऊंचाई पर गिरेगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर कब गिरेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि यदि हम क्या करें, थीटा की वैल्यू 90 कर दें, तो जो ऊंचाई है पिंड की वो अधिक होगी या कम होगी, तो आपको क्या टिक लगाने हैं यहाँ पे, ऊंचाई।
और रेंज में क्या होगा कि यदि हम थीटा की वैल्यू 45 कर दें, थीटा की वैल्यू हम 45 कर दें, तो इस अवस्था में परास का मान महत्तम होगा या अधिकतम होगा? तो महत्तम होगा और पिंड सबसे दूर जाकर गिरेगा। कब? जब थीटा की वैल्यू 45 कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।